मैं एक पुलिस जेलर था। मुझे 16 साल की एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो गई। मैं उसे चुपके चुपके देखता, लेकिन उससे कुछ बोल नहीं पाता। एक दिन वह भागती हुई मेरे पास आ गई। कहने लगी मेरे कपड़ों के अंदर कुछ हिल रहा है, मेरी मदद करो। मैंने देखा उसके कपड़ों के अंदर कोई चीज़ हिल रही थी। मैंने बिना सोचे समझे उसके कपड़े निकाल दिए, लेकिन उसे इस हालत में देखकर मेरे जज्बात बेकाबू हो गए। और फिर मैं उस लड़की को रोज़ देखता था। वह मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज न जाने क्यों मैं उसका पीछा करने लगा। वह कहीं जा रही थी और बिल्कुल अकेली थी। मेरी नीयत गलत नहीं थी, बस मैं जानना चाहता था वह क्या करती है, क्योंकि मैंने उसे जिस हालत में देखा था, उसके बाद मेरी जगह कोई भी होता, उसका पीछा ज़रूर करता। उसने अपने आप को एक बड़ी सी चादर में लपेट रखा था। वह बड़ी सावधानी से कदम उठाती हुई चली जा रही थी। उसको नहीं पता था कि मैं उसके पीछे हूँ, और मुझे किसी का भी पीछा करने का हुनर खूब आता था, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला था। थोड़ी देर के बाद वह एक जुबी में दाखिल हो गई। मैं हैरान था कि यहाँ पर क्या करने आई है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा था, उस इलाके में इस तरह के खेमे तो मांगने वालों ने लगाए होते थे। मुझे पता था इन खेमे के अंदर क्या कुछ होता था। मुझे फिक्र होने लगी वह अंदर क्यों गई है। मैं जानना चाहता था आखिर अंदर क्या हो रहा है, और अगर वही हो रहा है जो यहाँ पर हुआ करता था, तो मैं उसे बाहर निकालना चाहता था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी गैरत पर वार हो रहा हो, जबकि मेरा तो उस लड़की से कोई रिश्ता भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही वह बाहर निकल आई थी। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जिसको उसने अपनी चादर के अंदर छुपा लिया था, लेकिन वह जो भी चीज़ थी हिल रही थी। मैं अब और भी हैरान हो गया था। पहले मैं उसका पीछा करते करते इस खेमे तक आया था, और अब मैं उसका पीछा करते हुए ही वापस जा रहा था कि जिस जगह पर वह रहती थी, वह जगह हमारी जेल के बिल्कुल सामने थी। आज मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने जाकर उससे पूछ ही लिया कि तुम्हारे पास क्या है, तुमने किसको अपनी चादर में छुपाया हुआ है। वह मुझे अपने सामने देखकर पहले तो डर गई थी, और जब उसने अपनी चादर हटाई तो मेरे मुंह से एक चीख निकल गई और मैंने उसे फौरन हथकड़ियाँ लगा दी, क्योंकि मैं चाहता था अब वह मेरे लिए ही। मैं नहीं जानता था उस लड़की का क्या नाम है। वह हमारी जेल के सामने बने हुए एक छोटे से मकान में रहती थी, जिसकी खिड़की से उसके घर के अंदर का मंजर साफ दिखाई देता था। मेरी अक्सर नाइट ड्यूटी होती थी, और जब तक उसके छोटे से घर की लाइट ऑन रहती, मैं अंदर के मंजर साफ देख सकता था। मेरी टेबल जिस जगह पर थी, वहाँ से उसका घर बिल्कुल साफ नजर आता था। वह सड़क के दूसरी तरफ रहती थी, और सड़क की इस तरफ हमारी जेल थी। मेरी उम्र उस वक्त 28 साल थी, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा नाम राज था। दरअसल मेरी शादी करवाने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा, तुम क्यों उस लड़की को देखते रहते हो? मैंने कहा यार वह मुझे अच्छी लगती है। उसने कहा अच्छी लगती है तो शादी का पैगाम क्यों नहीं भेज देते हो? वह तो बहुत खूबसूरत लेकिन काफ़ी गरीब सी है। मैंने कहा गरीबी अमीरी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक अच्छी प्यारी सी लड़की चाहिए, जो मेरा घर बसा सके, मेरे साथ हमेशा वफादार बनकर रहे, और जब मैं ड्यूटी से घर जाऊं तो अपने हाथों से गरम गरम खाना बनाकर मेरे सामने रखे। होटल का खाना खाकर मैं तंग आ गया हूँ। अब भी वह लड़की हमारी आंखों के सामने ही थी। ऐसा लगता था जैसे वह कोई काम करने में बिजी है। मुझे महसूस हो रहा था शायद वह जमीन पर बैठकर कपड़े धो रही थी, क्योंकि उसका सिर्फ चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उस पर एक निगाह डाले तो निगाह हटाना भूल जाए। बड़ी बड़ी आंखें थी, पतली सी नाक थी, पतले गुलाबी होंठ थे, और रंग भी एकदम सफ़ेद था। मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है कि शादी का पैगाम भिजवा दूं, लेकिन मुझे लगता है कि वह अकेली नहीं रहती होगी, और फिर इसकी उम्र भी बहुत कम है। यही कोई 16-17 साल की उम्र होगी उस लड़की की। मेरे दोस्त ने कहा हाँ तो ये तो अच्छी बात है। कम उम्र बीवी बहुत ही अच्छी साबित होती है। पति की सारी बातें मान लेती है, उसे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं होती, इसलिए अपने पति को बिल्कुल भी तंग नहीं करती, और जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। बच्चे जल्दी हो जाते हैं, तो बच्चे जवान भी हो जाते हैं, और बीवी खूबसूरत और जवान ही रहती है। मैंने अपनी दोस्त को हैरान होकर देखा था। वैसे उसने भी एक कम उम्र लड़की से ही शादी की हुई थी, इसीलिए वह अपना तजुर्बा मेरे साथ बांट रहा था। मुझे इतना तो पता चल गया था कि उस लड़की का नाम पूजा है।
मैं ये जानना चाहता था कि वह किसके साथ रहती है। अगर वह अकेली रहती थी तो फिर बात कुछ अजीब सी हो जाती, लेकिन अगर उसके साथ कोई बाप, भाई या उसकी माँ होती तो मैं उससे रिश्ते की बात कर सकता था। ये बात बड़ी अजीब सी थी कि मैं सड़क पर रहने वाली गरीब लड़की को अपने लिए पसंद कर चुका था, लेकिन वह जितनी खूबसूरत थी उसे कोई भी पसंद कर सकता था। और फिर रिश्तेदार भी तो नहीं थे जो मेरा रिश्ता कहीं तय करते। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसको सहारा भी मिल सके और मेरा घर भी बस जाए। मैं एक पुलिस वाला था, इसलिए मेरे लिए पता लगाना इतना मुश्किल काम नहीं था। मैंने पता लगा लिया कि उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। वह इस घर में बिल्कुल अकेली थी। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और फिक्र भी हुआ और परेशान भी कि वह अकेली कैसे रहती है, कैसे गुजारा करती होगी और क्या उसे अकेले रहते डर नहीं लगता। इतनी कम उम्र थी और लड़की है, अकेली कैसे रह लेती है। फिर मैंने सोचा डरना कैसा, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो वह यहाँ पर आ जाएगी। हम हैं न पुलिस वाले, हम इसकी मदद करेंगे, हमारा तो काम ही यही है। शायद हमारे सहारे पर ही वह यहाँ पर अकेली रहती थी कि उसे पता था सामने ही पुलिस स्टेशन है। एक दिन शाम का वक्त था, मैं अकेला ही बैठा था जब मैंने देखा वह काली चादर ओढ़कर कहीं जा रही थी। न जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं उसके पीछे चल पड़ा। मैंने सोचा कुछ और नहीं तो उससे बात ही कर लूँगा। मेरा दिल भी मचल उठा था कि मुझे उससे अकेले में बात करनी चाहिए। आखिर उसके दिल में क्या है। वह चलती जा रही थी और आसपास भी देख रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चोर हो। उसने एक बड़ी सी चादर से अपने आप को लपेट रखा था। वह उसी तरफ जा रही थी जहाँ पर झुग्गियों में वह लोग रहते थे, और उन लोगों की तरफ से हमें पहले भी शिकायतें आई हुई थीं। मोहल्ले वालों ने कहा था ये लोग यहाँ पर उल्टे सीधे काम करते हैं, इसलिए आप इन लोगों को यहाँ से हटा दें। हमने उनको नोटिस भी भिजवाया था तो उन लोगों ने कहा था कि बारिश होने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे, बस एक हफ्ते का वक्त दे दें। वह लोग वहाँ पर गलत काम कर रहे थे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास खोने के लिए कुछ होता नहीं है, न इज्जत न गैरत, कुछ भी नहीं। लेकिन इनके पास क्यों जा रही थी। वह झुग्गी के अंदर दाखिल हो गई तो मेरा दिल जैसे बैठ गया था। मैं नहीं चाहता था कि वह ऐसी गंदी जगह पर जाए। क्या वह भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। पूरे 1.5-2 घंटे के बाद वह बाहर आई और उसने किसी चीज़ को अपने सीने से लगा रखा था। उसे चादर में छुपाया हुआ था, लेकिन वह चीज़ जो भी थी हिल रही थी। अब वह वापस अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, जैसे एक कदम उठाना उसके लिए मुश्किल था। अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करते हुए वह चल रही थी, लेकिन बहुत ही बीमार मालूम हो रही थी, और मैं भी उसका पीछा कर रहा था। दिल तो किया कि मैं उसके घर में दाखिल हो जाऊं और उससे पूछूं कि तुम वहां पर क्या लेने गई थी, लेकिन उससे किस हक से पूछता। थोड़ी देर के बाद उसके घर से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। वह किससे बातें कर रही थी मैं हैरान था, क्योंकि वह तो अकेली रहती थी। मैं अभी उसके पास जाने का सोच ही रहा था कि मुझे एक कॉल आ गई। यह मेरा ड्यूटी का वक्त था और मेरा जाना जरूरी था, इसलिए मैं इस मामले को यहीं पर अधूरा छोड़कर चला गया। लेकिन सुबह जब पूजा को देखा तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। उसकी गोद में तो एक बच्चा था। पहले वह हमेशा खुद को एक काली चादर में लपेट कर रखती थी, इसलिए मुझे उससे पहले नहीं पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, और इसका मतलब यह उसका अपना बच्चा ही था, और या फिर उसने कहीं से उठाया था। मैं इन्हीं झुग्गियों की तरफ चल पड़ा ताकि पता करूं कि वह लड़की यहाँ रात को क्या करने आई थी। थोड़ी पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर एक औरत रहती है जो औरतों के बच्चे पैदा कराने का काम करती है, और बहुत ही मामूली से पैसों में ये काम कर देती है। उसने कहा कि हाँ, रात को एक लड़की आई थी, उम्र यही कोई 16-17 साल की थी। उसकी तबीयत बड़ी खराब थी। उसने बदले में मुझे थोड़े से पैसे दे दिए थे। मैंने कहा तुम्हारे पास ये सब करने की अथॉरिटी है। तो वह कहने लगी नहीं साहब जी, हम तो खानदानी दाई हैं, हम तो ये काम करते हैं, और फिर हमारे पास जो आता है वह पहले से ही बड़ा मजबूर होता है, गरीब होता है। हम थोड़े से पैसों में ही उसकी मदद कर देते हैं। हम किसी की मदद कर दें तो क्या बुरा काम है, क्या कोई गुनाह है। वह औरत मेरे सामने खड़े होकर ऐसे सवाल करने लगी जैसे वह वकील हो। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह कोई गुनाह नहीं कर रही थी।
मैं वापस आ गया, लेकिन मुझे ये बात पता चली तो मैं हैरान था। जब वह अकेली रहती थी और उसकी उम्र भी इतनी कम थी तो फिर वह इतनी कम उम्र में माँ कैसे बन गई। मेरे दिल में तो जैसे एक शोर सा मच गया था। सारे अरमान पर पानी फिर गए थे। मैं तो उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था, उसे इज्जत देना चाहता था कि वह जेलर साहब की बीवी कहलाती। लेकिन ये क्या, उसने अकेले रहते हुए बच्चे को जन्म दिया था। उसका नाजायज़ बच्चा था। अब वह उस बच्चे को अपने साथ लिए फिरती, सुबह कहीं चली जाती थी। मैंने उसका पीछा किया तो मुझे मालूम हुआ कि वह फ्रूट मंडी में चली जाती है और वहां बैठकर फ्रूट को सेट करने और टोकरी से निकालने का काम करती है। उस काम के थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं और खाने के लिए कुछ फल मिल जाते हैं, लेकिन वह इसी में गुजारा करती है। मेरे लिए ये सब कुछ अजीब था। वह उस बच्ची को बहुत मोहब्बत करती थी, अपने सीने से लगाए रखती। मैं अक्सर उसे देखता था, वह बच्चे के साथ खेल रही होती थी। बच्चे की शक्ल देखकर मालूम होता था कि वह लड़की है। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पूछ ही लिया कि फिर क्या सोचा उस लड़की के बारे में, कब रिश्ता भेज रहे हो। मैंने कहा छोड़ो यार, किसी और टॉपिक पर बात करो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा बस मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। वक्त गुजरने लगा था। हमारा तो काम ही ऐसा था कि न दिन का पता चलता न रात का। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि कुछ ही दिनों के लिए पूजा ने वह काली चादर ओढ़नी छोड़ दी थी, लेकिन अब उसने फिर से काली चादर ओढ़नी शुरू कर दी थी। एक दिन हमने खाना मंगवाया तो कुछ खाना बच गया था। मेरा दोस्त खाना एक तरफ फेंकने लगा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहने लगा यार अब ये खाना कौन खाएगा, मौसम भी गर्म है, थोड़ी देर में ही खराब हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा खाना मुझे दे दो। मैंने खाना एक थैला में डाला। उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बाद में बताऊंगा। मैं खाना लिए पूजा की घर की तरफ चल पड़ा। वैसे उसे घर कहना ठीक नहीं था, वह तो एक छोटा सा कमरा ही था। अंदर ही उसने एक छोटा सा किचन बना रखा था। कुछ बर्तन एक तरफ को पड़े हुए थे। दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, उसने एक छोटा सा किचन बना रखा था। कुछ बर्तन एक तरफ को पड़े हुए थे। दरवाजे पर मैंने दस्तक दी। दरवाजे के आगे फटा हुआ पर्दा लगा हुआ था। उसने कहा कौन? मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल शोर में जाने लगा। मुझे अजीब सा महसूस हुआ था, शायद मैं ये आवाज़ सारी जिंदगी सुनने का इरादा रखता था। मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। अभी मैं बोल ही रहा था कि बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। उसने पर्दे के पीछे से हाथ आगे बढ़ाकर खाना पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसके हाथों को देखा। बेहद खूबसूरत दूधिया सफ़ेद रंग के हाथ थे। एक दुबली पतली खूबसूरत लड़की थी, ऐसी लड़की जो हर मर्द के ख्वाबों में आती है और जिसे हर मर्द अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन उस वक्त वह बहुत कमज़ोर थी। उसका हाथ बिल्कुल सूखा हुआ सा था, हड्डियां बाहर कुछ साफ दिख रही थी। मैंने खाना उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने कहा शुक्रिया। मैं वहां से वापस आ रहा था। बच्चे के रोने की आवाज़ भी आई थी और पूजा की आवाज़ भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, वह तो अपना ख्याल भी नहीं रखती, हर वक्त बच्चे के साथ बिजी रहती। मैंने आते जाते उसको देखा था। मेरी आंख हमेशा उस पर ही होती थी। एक दिन हमारे पास एक आदमी आया। उसने कहा ये जो सड़क पार की जगह है यह मेरी है। मैंने उसके ऊपर एक प्लाजा बनाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ गरीब लोग रहते हैं और अपने घर बना बैठे हैं। मैं कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहता हूँ ताकि इन घरों को तोड़ सकूं। ये तो वही जगह थी जहाँ पर पूजा भी रहती थी। मैंने कहा मैं तुम्हारा काम नहीं करवा सकता। उसने कहा देखो मैं बड़ी दूर से आया हूँ साहब, अगर अभी चला गया तो फिर मैं अगले महीने ही आ सकता हूँ। मैंने कहा अगर तुम घर तोड़ दोगे तो वह लोग कहाँ रहेंगे? मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। वह आदमी यह कहकर चला गया कि मैं जगह तो खाली करवा कर ही रहूँगा, मैं अगले महीने फिर आऊँगा। अजीब सा रिश्ता था मेरा पूजा के साथ। मुझे हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती थी। मैं उससे दिल ही दिल में नाराज भी था कि उसने एक नाजायज़ बच्चे को जन्म क्यों दिया था, और आजकल मुझे उसकी चाल ढाल देखकर भी लग रहा था जैसे वह फिर से माँ बनने वाली है। लेकिन मैं हैरान उस बात पर था कि मैंने कभी भी उस घर में किसी आदमी को जाते हुए नहीं देखा था। अक्सर मेरी नाइट ड्यूटी भी होती थी और फिर जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी आंखें तो वहीं पर रहती थी। फिर यह सब कुछ कैसे हो रहा था? और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा अंदाजा ठीक निकला।
अभी उसके पहले बच्चे को दुनिया में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसकी गोद में एक और दूसरा बच्चा आ गया। उस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह बहुत खुश थी। उसका भी बहुत ख्याल रख रही थी। वह अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उन्हें अच्छे से कपड़े पहनाती, लेकिन खुद उसके पास फटे पुराने कपड़े होते थे। मैं हैरान होता था, वह अपने बच्चों की देखभाल के लिए इतने पैसे कहाँ से लाती हैं कि बच्चे के शौक पूरे कर देती है, लेकिन खुद पुरानी सी हालत में क्यों रहती है। मैंने पहली ऐसी लड़की देखी थी जो इतने बुरे हालात में भी इतनी खुश रहती थी। बच्चों के साथ खेलती, अक्सर उसके बच्चों की आवाज़ें आती थी, उनको बहुत प्यार करती, कभी कहती मेरी जान, कभी कहती मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी। मैं अक्सर वहाँ से गुजरता था, बहाने बहाने से उसकी बातें सुनने की कोशिश करता था कि अंदर कोई है तो नहीं, लेकिन मुझे कभी वहाँ पर कोई मर्द दिखाई नहीं दिया था। एक दिन मैंने पूजा को देखा तो मुझे उसकी हालत पर बहुत तरस आ गया था। उसके कपड़े एक तरफ से फटे हुए थे। मैंने कुछ सोचते हुए बाजार से एक सूट लिया और एक जोड़ी जूतों की भी लेकर बैग में डालकर मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी। पूजा ने कहा कौन? मैंने कहा मैं वही हूँ जो उस दिन आपके लिए खाना लेकर आया था। आज मैं आपके लिए कुछ कपड़े वगैरह लाया हूँ। उसने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं किसी की दी हुई भीख नहीं लेती। मैंने कहा आपको गलतफहमी हुई है, ये भीख नहीं है। अगर आप ये चीज़ रख लेंगी तो मुझे खुशी होगी और यह सामान आपके काम आएगा। उस बार वह पर्दे को हटाकर मेरे सामने आ गई, शायद देखना चाहती थी जो मेरी मदद कर रहा है वह कौन है। लेकिन जब वह शक्ल से बहुत ज़्यादा बीमार लग रही थी, मैंने वह थैला उसकी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने एक नज़र उसके पीछे देखा। उसके घर में एक चारपाई थी और शायद उस पर वह दोनों बच्चों के साथ सोया करती। एक छोटा सा किचन और बाथरूम था। इसके अलावा उस कमरे में एक टूटी फूटी सी कुर्सी थी जिस पर उसने कुछ कपड़े रखे हुए थे। कपड़ों के ढेर के ऊपर बच्चों के कपड़े और फिर पेपर्स वगैरह थे। पता नहीं वह बच्चों का सामान कैसे खरीदती होगी, कैसे दोनों बच्चों का खर्चा उठा रही थी। उसके पास बच्चों के दूध के पैकेट के लिए पैसे कहाँ से आते थे? शायद जो भी कमा कर लाती थी उससे बच्चों का सामान ही खरीद लेती थी। उसने कहा आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम राज है, सामने जो पुलिस स्टेशन है मैं वहीं पर काम करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। उसने कहा मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? आप मुझे अकेली लड़की समझकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं तो आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया था। अपनी बात कहकर अब वह थोड़ा शर्मिंदा हुई थी। उसने कहा मुझे माफ़ कर दें, दरअसल मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए ऐसी बातों के बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने कहा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। इतना कहकर वह वापस वहाँ से अंदर चली गई थी और मुझे वहीं खड़ा होना सही नहीं लगा। मैं उसके पीछे अंदर जाकर यह भी नहीं पूछ सकता था कि मुझे पूरी बात बताओ, मुझे पूरी कहानी सुनाओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, आखिर कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता। बस मैं खामोश हो गया और वापस आ गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे और उसकी हालत अब फिर से खराब होने लगी। मैंने यह बात नोटिस की थी कि जैसे ही वह माँ बनने वाली होती है, अपने ऊपर एक काली चादर डालकर खुद को अच्छे से लपेट कर रखती थी। शायद वो अपने आप को छुपाती थी ताकि लोगों को ये बात ना पता चले कि वह माँ बनने वाली है। उस बार भी उसने फिर से काली चादर ओढ़ ली थी, तो मैं हैरान हो गया था, क्योंकि अगर यह उसका तीसरा बच्चा था तो मैं ये पता लगाने में अब तक नाकाम था कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे थे। क्या वह बदचलन लड़की थी? वह यहाँ पर कोई गलत काम करती थी, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। एक दिन जो मैंने देखा मेरी रूह तक कांप उठी थी। उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मैं परेशान हो गया क्योंकि बड़ी गाड़ियों में कैसे लोग होते हैं ये हम पुलिस वाले नहीं जानते होंगे तो कौन जानता होगा। मामला जरूर कुछ गड़बड़ था। फिर मैंने सोचा कि शायद वह गाड़ी वहाँ पर वैसे ही खड़ी होगी, किसी ने पार्क कर दी होगी। उसका मतलब यह तो नहीं है कि उस गाड़ी वाले का पूजा के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। मेरे आगे पीछे कोई था नहीं, इसलिए मैं नाइट ड्यूटी भी आराम से कर लेता था। उन दिनों भी मैं नाइट ड्यूटी में लगा हुआ था जब एक दिन मुझे उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई थी। मैं एकदम से परेशान हो गया। मैं फ़ौरन से जाकर उसकी मदद करना चाहता, यह मेरा फ़र्ज भी था क्योंकि वह बुरी तरह चिल्ला रही थी। फिर भी मैं थोड़ा घबरा गया था कि न जाने क्या बात हो। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ें अब तक आ रही थीं।
मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, शायद उसे भी महसूस हो गया था कि बाहर कोई है। उसने कहा, कौन है? मैं यह नहीं चाहता था वह मेरे बारे में कुछ और सोचे कि शायद मैं बाहर खड़ा होकर उसकी आवाज़ सुन रहा था और तमाशा देख रहा था। इसलिए मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। मैंने कहा, जी मैं हूँ। मैंने सामने का मंजर देखा तो हैरान हुआ था। वह बहुत तकलीफ में थी। उसके दोनों बच्चे भी रो रहे थे। साफ पता चल रहा था कि वह फिर से बच्चे को जन्म देने वाली है। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान भी हुआ था। उसने अपने आप को एक काली चादर में लपेटा हुआ था। मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी निकाली। मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में पड़ा हुआ था और उसी हड़बड़ाहट में मैं उसे करीबी अस्पताल ले गया। यह अस्पताल प्राइवेट था। यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह जानते थे। डॉक्टर समझी थी शायद मैं शादीशुदा हूँ और अंजलि मेरी बीवी है। मैंने दोनों बच्चे को एक नर्स के हवाले किया। उसने कहा, बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। उसने बच्चे को दूध वगैरह पिलाया और पूजा की देखभाल करने लगी। थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया। उसने कहा, ये कौन है आपकी? मैंने डॉक्टर को साफ बता दिया कि मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा, फिर आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि बहुत ही बुरी हालत में है। एक तो इसकी कम उम्र है, ऊपर से इसका तीसरा बच्चा था, जिसकी वजह से हम इस बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात पर मैं चौंक गया। मेरे चौंकने पर डॉक्टर ने कहा कि हाँ, हम इस बच्चे को नहीं बचा पाए। कमजोरी की वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर गया था, जिसे हमने सफाई करके बाहर निकाल दिया है। आखिर इन बच्चों का बाप कौन है? उसको बुलाओ, ज़रा उसको समझाओ कि इतनी जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने की बेवकूफ़ी मत करें और कम से कम अपनी बीवी का ख्याल करे। मैंने कहा, मुझे उसके पति के बारे में कुछ नहीं पता, आप इसकी सेहत का ख्याल रखें। और डॉक्टर भी थोड़ी हैरान हुई थी, समझ गई थी मामला कुछ और ही लगता है, लेकिन मैं पुलिस वाला था इसलिए वह कुछ बोली नहीं थी। उसने मुझे एक लिस्ट लिखकर दे दी जिसमें बच्चों का भी कुछ सामान था। मैंने कहा, आप कुछ दिन इसको यहीं पर रख लें जब तक उसकी तबीयत ठीक ना हो जाए। मैं अपने घर पर चला आया, लेकिन जब सुबह अस्पताल गया तो अस्पताल वालों ने अजीब सी खबर सुनाई। उन्होंने कहा, वह तो 2 घंटे बाद ही अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई थी। हम तो उसे रोकते रह गए, आपके बारे में भी बताया कि आपने जाने से मना किया है, लेकिन वह नहीं मानी और यहाँ से ऐसे भागी जैसे अगर यहाँ से नहीं जाएगी तो न जाने क्या कयामत आ जाएगी। मैंने कहा, और कुछ देखा आपने जो कुछ अजीब सा लगा? हाँ, उसके पास एक मोबाइल था और जाने से पहले उसने किसी से बात की थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुझे पता था वह कहाँ गई होगी, इसीलिए मैं उसके घर पर चला गया। लेकिन सामने का मंजर बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि उसके घर के पास वही सफ़ेद गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने देखा कि कोई आदमी भी था जिसने पूजा को उस गाड़ी में बिठाया और वहाँ से लेकर चला गया। उस आदमी के साथ जाना नहीं चाहती थी, वह आदमी ज़बरदस्ती उसे लेकर गया था। मैंने फ़ौरन गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। वह गाड़ी बहुत बड़े बंगले के पास जाकर रुक गई। जैसे ही वह आदमी पूजा के हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगा, मैंने उसको पकड़ लिया। मैं उस आदमी को अच्छी तरह जानता था। ये तो बहुत बड़ा स्मगलर था, लेकिन हमें उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहे थे, इसीलिए अभी तक वह कानून के हाथों से बाहर था। वह आदमी भी मुझे देखकर हैरान रह गया था। अगर पूजा चाहती तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था, पर उसने ठीक वक्त पर चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाने लगी कि मुझे ज़बरदस्ती लेकर आया है, मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहता है, प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से ले जाएं। वह आदमी चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और पूजा को वहाँ से ले गया। और फिर पूजा ने मुझे बताया कि बच्चे उसी आदमी के हैं। मैं एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती ही मेरी जान का अजाब बन गई। मेरी माँ उस आदमी के यहाँ काम करती थी। जब मेरी माँ ने देखा कि वहाँ पर मेरी इज्जत का खतरा है, तो मेरी माँ ने वह काम छोड़ दिया, लेकिन उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी और एक दिन वह बीमारी में ही भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं इस दुनिया में अकेली रह गई थी। उस आदमी को जब पता चला कि मैं अकेली रहती हूँ, तो एक रात मेरे घर आया और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। उसका जब भी मन होता और मेरे घर चला आता है, क्योंकि उसे पता था कि रोकने वाला कोई नहीं है। ये पूरी रात मेरे साथ जुल्म करता और वक्त यूं ही चला जाता। नतीजा यह निकला कि मैं उसके बच्चे की माँ बन गई। उसने बच्चे को गिराना भी चाहा, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे को गिराने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरी उम्र कम थी और मुझे भी जान का खतरा था। उस आदमी की अयाशियाँ मुझसे पूरी हो रही थी, इसलिए यह मुझे मरने नहीं देना चाहता था।
और फिर मैंने उस बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद भी वह आदमी नहीं माना और फिर नतीजा था कि मैं दूसरे बच्चे की भी माँ बन गई। उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। उसकी बीवी बांझ है। अब उसको डॉक्टरों ने साफ साफ जवाब दे दिया है कि उसकी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। अब ये मेरे बच्चे मुझसे छीनना चाहता है। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। मैंने उन्हें जन्म दिया है। मैं बच्चे उस आदमी को नहीं देना चाहती। मैंने कहा भी था कि अगर तुम्हें मुझे अपने साथ रखना है तो मुझे इज्जत के साथ रखो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन वह मुझे इज्जत देने को तैयार नहीं है और मैं उसकी रखेल बनकर रहना नहीं चाहती। मैंने कहा अगर तुम्हें उस आदमी के साथ नहीं रहना तो मत रहो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वह कहने लगी, आप नहीं जानते वह आदमी बहुत खतरनाक है। आप मुझे कहीं भी रखेंगे, किसी भी हवाले से रखेंगे, वह वहीं पर पहुंच जाएगा। मैं पहले से ही छुप कर रह रही थी, लेकिन वह मेरे पीछे पीछे आ ही गया था। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास पूजा को रखने की वाकई कोई जगह नहीं थी। मैं उस अपने घर ले जाता तो मैं पका जाता, क्योंकि वह सबसे पहले मेरे घर की तलाशी लेता। मैंने पूजा को बंद सी जेल में कैद कर दिया, क्योंकि वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं पूजा को बचाकर जेल में कैद कर दूंगा। वो तो यही समझ रहा होगा या तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा या फिर कहीं और। काफ़ी वक्त तक वह उसे ढूंढता रहा और उधर पूजा जेल में अपने बच्चे के साथ रह रही थी। लेकिन वह हमेशा वहाँ नहीं रह सकती थी। मुझे उसके बारे में कोई तो फैसला करना ही था। मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई तो वह भी हैरान हुआ। उसने कहा उसे वहाँ से निकालना पड़ेगा। मैंने कहा निकाल कर कहाँ ले जाऊंगा, अपने घर ले जाऊं तो किस रिश्ते से। मेरे दोस्त ने कहा यार, बात तो वहीं पर आ गई ना, जो तूने फैसला किया था। लेकिन अब भी फैसला तेरे हाथ में है। काफ़ी मुश्किल हो गया है ये सब कुछ मेरे लिए। मेरे दोस्त ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहा, तू अब भी उसके साथ और उसके दोनों बच्चों के साथ रह सकता है। मैंने कहा हाँ, वह एक मजबूर लड़की है, उसके साथ जुल्म हुआ है और हमारा काम समाज से बुराई को ख़त्म करना है, बल्कि मजबूर और बेसहाराओं को सहारा देना भी है। मैंने पूजा से शादी की बात की तो बेचारी लड़की रोते रोते मेरे कदमों में गिर गई। उसने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें, मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन मैंने उससे शादी कर ली। अब वह मेरे घर में है और वह दोनों बच्चे भी मेरे घर में पल बढ़ रहे हैं। अब वह आदमी भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब वह मेरी बीवी बन चुकी है। अगर वह ज़्यादा हाथ पैर मारेगा तो खुद ही कानून की नज़र में आ जाएगा। आप लोग ये बताएं कि उस पुलिस वाले ने सही किया या गलत, क्योंकि उसके अलावा उसे कुछ समझ नहीं आया था। मेरे दिल में एक अच्छे काम का जज्बा भी था और शायद मोहब्बत भी थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था, और इन दोनों जज्बों ने मिलकर ही उनसे फैसला करवाया था। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी के साथ।